नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस ऑब्जेक्टिव सेशन में हम लोग देखेंगे कि जितने भी हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके सेशन को भी हम लोग साथ साथ लेकर चलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी अभी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने थ्योरी को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, सारे आपको जितने भी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ाया गया है। तो आप ज़रूर देखिएगा और इस ऑब्जेक्टिव सेशन से पता करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इसका इकाई है? तो आप लोग का क्वेश्चन आप लोग साथ साथ में आप अपना भी स्कोर इसमें शेयर करेंगे कि आपने कितना आंसर सही किया। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। देखिए, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का, यानी कि आंसर आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। दूसरा आपका है कि पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है किसका है? दूरी का है, समय का है, या न्यूटन की है और धारा की? तो ये भी क्या है? दूरी की है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी क्या होती है? पारसेक होती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मात्रकों की संख्या पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की संख्या पद्धति कब लागू की गई? तो इसमें देखिए 1976, 1983, 1969 और 1971। तो जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो लागू करने का सन कौन सा है? आपका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ध्वनि, प्रतिरोध या शक्ति? तो ये किसा है? डेसिबल किससे मापते हैं हम लोग? ध्वनि से। ये आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका आंसर कौन सा इसमें सही होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? देखिए, ये सदिश राशि नहीं है, ये ध्यान लीजिए, नहीं है। तो यानी अदिश राशि हम लोग को बताना है। तो वेग तो एक सदिश राशि है, संवेग भी, कोणीय वेग भी, लेकिन द्रव्यमान एक क्या है? अदिश राशि है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि पूछा है, कौन सा है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तब ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि संवेग एक क्या है? सदिश राशि है। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 8 नंबर है, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह एक क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको बोलते हैं? जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? यानी जल में अगर तैर रहे हैं तो वो भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए, न्यूटन के किस नियम से पर आधारित है? ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। तो इसका भी ऑप्शन आपका सी ही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम के? बल की परिभाषा आती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। कि तो जो न्यूटन के जो बल का जो परिभाषा आता है वो न्यूटन के प्रथम नियम से आता है। द्वितीय नियम से बल का नियतांक आता है, ये ध्यान दीजिएगा। और तीसरा नियम आपको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
ये भी आपका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आपको जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, तो इसलिए आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है आपके जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, भार घटता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मात्रा और भार दोनों घट जाता है। तो इस कंडीशन में जब आप कुछ चंद्रमा पर उतरते हैं तो आपका भार क्या होता है? घट जाता है और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आंसर आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि जब वो ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसलिए जब भी हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, यानी आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आगे है 16 नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। और अगला है, अगला ऑप्शन है आपका जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। अगला है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हाँ, ये आंसर आपका सही है। जब घर्षण कम होगा तो आप उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपका जो कार्य हो नहीं पा रहा है, आगे की तरफ वो प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है, तो ये ध्यान देना। और अगला है 17 नंबर है आपका कि बर्फ में पानी तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ये आंसर आपका सही होगा डी वाला, कि बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी, यानी आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 35 डिग्री, 4 डिग्री, 40 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस पर? तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है। आगे है वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहता है रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 20 नंबर आपका क्वेश्चन है और ये लास्ट है ऑब्जेक्टिव सेशन के अंतर्गत। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न दाब से, निम्न घनत्व से, निम्न श्यानता से और निम्न तापमान से। तो किस कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाता है एक सब क्वेश्चन। देखिए, वह कौन सी तरंगे जिसे मनुष्य सुन सकता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या इनमें से कोई नहीं। इसमें दो काम करना है आपको, ऑप्शन जैसे होमवर्क। तो इसमें आपको ये लिखना है, जो भी जैसे श्रव्य तरंगे लिखे तो इसका रेंज लिखना, परास की इतने से इतने हर्ट्ज के बीच होती है। अश्रव्य तरंगे लिखेंगे तो उसका भी और लिखना है, पराश्रव्य तरंग लिखेंगे तब भी उसका लिखना, मतलब जो भी आपका आंसर होगा उसकी रेंज आपको लिखनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।